दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 जो 16 जून को होने जा रहा है उसके संदर्भ में एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि आप उस दिन क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स है, सबको डिस्कस करना है। क्योंकि जब तक आप अपने अभी तक जितना पढ़ाई किया वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन उस दिन में जो परफॉर्मिंग डे है आपका, जो एक तरह से आपको अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है, सारा मेहनत का एक तरह से रिजल्ट उस दिन आने वाला है, तो उस दिन के लिए भी कुछ स्ट्रेटजी आपको जरूर प्लानिंग कर लेनी चाहिए, कुछ समझना चाहिए कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो होता क्या है कि 2 घंटे का पेपर पहले जीएस होता है 9:30 से 11:30, फिर 3 घंटे का गैप होता है, फिर उसके बाद आपको 2:30 से लेकर 4:30 बजे तक आपका सीसेट का पेपर होता है। तो जो 3 घंटे का गैप होता है उस गैप में क्या कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उन टाइम को, क्या क्या डूज हो सकते हैं, क्या डोंट्स हो सकते हैं, कैसे आप ऑप्टिमम रिसोर्स को यूज़ करके अच्छे से अच्छे नंबर को गेन कर सकते हैं, उनको समझना है, उस संदर्भ में बात करनी है और उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो सभी बिंदुओं को इस पूरे लेक्चर में चर्चा करेंगे और समझेंगे। अभी मैं डिस्कस करता हूं कि जो 16 तारीख है उससे एक दिन पहले आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस दिन आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्योंकि जब तक एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, रात में अच्छा से नींद नहीं ले पा रहे, ठीक से खाना पीना नहीं खा रहे, आपका हेल्थ ठीक से नहीं है, तो अगले दिन जो 16 तारीख है, जिस दिन प्रीलिम्स होने जा रहा है, उस दिन अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकते। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि मेंटल के साथ साथ आपका जो बायोलॉजिकल हेल्थ है, जो हेल्थ सिस्टम है, जो आपका माइंड है, वो अच्छे तरीके से कूल होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। उस संदर्भ में भी बात करना है। ठीक है, तो 15 जून को लेकर थोड़ा बात कर लेते हैं कि 15 जून आप जो एक दिन पहले एग्जाम के दिन उसमें क्या करना चाहिए। देखिए आज आपका 11 तारीख है और 16 तारीख को एग्जाम है, 4-5 दिन का पूरा टाइम बचा हुआ है। और अभी आपने जितना पढ़ा है वो तो सीधी सी बात है, अच्छे से पढ़ाई और रिवीजन भी किया है, पढ़ रखा है। लेकिन अगर इन 4 दिन में अगर आप अच्छे से तरीके से ठीक से हैंडल नहीं कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि प्रेशर भी आ रहा होगा, एंग्जाइटी फील हो रहा होगा, स्ट्रेस फील हो रहा होगा, तरह तरह के पैनिक चीज़ें भी, चिंता आपको सता रही होगी, किस तरह से परफॉर्म करना है, जो पढ़ा था सब भूल रहे हैं। ये सारी बातें होंगी, ये सब नेचुरल है, वो सबके साथ होता है। लेकिन इन्हीं चीज़ों को तो हैंडल करना है। जो इन चीज़ों को हैंडल कर लिया वो एग्जाम में जाके अच्छा परफॉर्म कर लेगा। क्योंकि एग्जाम अल्टीमेटली आपके नॉलेज का गेम नहीं है, बल्कि आपके प्रेशर हैंडल का भी टेक्निक है। आप अपने माइंडसेट को किस तरह से अनुकूल बनाते हुए, किस तरह से काम इन कंपोज बनाते हुए क्वेश्चन पेपर को हल करते हैं, उनको समझते हैं, अल्टीमेटली उसका भी तो गेम है। तो उसको भी समझना है, उसको भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो 15 जून की स्ट्रेटजी की हम बात पहले कर लेते हैं कि 15 जून आपको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात है कि आप इस दिन ज़्यादा पढ़िए मत, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। आप केवल ये देख लीजिए, आपके कुछ फार्मूला है, कुछ शॉर्ट नोट्स होंगे, उसको आप देख सकते हैं। जैसे सीसेट में कुछ फार्मूला है तो उस चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, आप कोई पोर्शन उठा लेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे को ये पोर्शन याद नहीं आ रहा है, फिर आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने इसको पढ़ रखा था, रिविजन भी कर रखा था, अभी देख रहा हूँ तो याद नहीं आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ सही में एग्जाम में आ भी जाए और इसलिए आप उसको टेंशन में हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है उससे पूछा ही क्वेश्चन ना, लेकिन आप चूंकि लेके बैठे हुए, आपको प्रेशर फील हो रहा है कि मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं बचता है। ठीक है, थोड़ा सा क्या करें, आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आप मेडिटेशन को कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। काम माइंड कंपोज होगा। ठीक है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा जो अनावश्यक दबाव, आप टेंशन फील कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, उन चीज़ों को आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा मेडिटेशन आप कर लीजिए। और सबसे ज़रूरी है कि लाइट फूड पूरे दिन आपको खाना चाहिए, लाइट फूड होना चाहिए। अब जैसे मैं नाइट की बात करूं, डे में चलिए आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन जब सोने से पहले, नाइट में जब आप डिनर कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि लाइट फूड होना चाहिए, बहुत हल्का खाना होना चाहिए, बहुत हेवी डोज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत हेवी खा लेंगे तो आप में, आपके शरीर में वो डाइजेस्ट अगर ठीक से काम नहीं किया तो सुबह परेशानी भी हो सकती है, सुबह दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए जब सबसे ज़्यादा जरूरी है कि नाइट में लाइट फूड होना चाहिए। लाइट फूड में क्या ले सकते हैं आप, लाइट फूड में कुछ रोटी हो सकता है, सादा सब्जी हो सकता है, सलाद वगैरह हो सकता है, जूस पी सकते हैं आप। अगर नॉनवेज है तो अंडा वगैरह ले सकते हैं, लेकिन हल्का खाना होना चाहिए, ज़्यादा हेवी खाना नहीं होना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि 10 बजे तक सो जाए।
क्योंकि उस दिन सीधी सी बात है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो रात का टाइम होता है उसमें नींद आती नहीं है। तो आप अगर बहुत लेट नाइट तक सोएंगे तो वैसे भी नींद नहीं आएगी, वैसे भी आपका एक तरह से टेंशन में रहेंगे, प्रेशर फील करते रहेंगे। तो कम घंटे में ही अगर आप कम घंटे सो के ही एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो उसका पूरा दिन उसका एक लोड आपके ऊपर बना रहेगा, आप उसको फील करेंगे, स्ट्रेस फील करेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 10 बजे तक आप सो जाइए और पूरे टाइम एक तरह से, भले नींद नहीं आ रही लेकिन आप दिमाग को रिलैक्स देते रहिए, आंख बंद करके लेटे रहिए, कुछ अनावश्यक सोचना नहीं है, सब कुछ अच्छा जाएगा। इतना विश्वास कर लीजिए कि जो मैंने पढ़ा है वो बेस्ट है, यही बेस्ट स्ट्रेटजी है, इसी को डिलीवर करना है, इसी को एग्जीक्यूट करना है, बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ठीक है, तो इतना करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है और लाइट फूड खाना है और अपने आप को खुश रखना है। खुश कैसे रह सकते हैं? तो थोड़ा सा जिससे आपको, जैसे माँ बाप से बात कर सकते हैं, दोस्तों से बात करके थोड़ा गप्पे लड़ा लीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लीजिए ताकि रिलैक्स फील हो। बहुत टेंशन नहीं लेना, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो आप पढ़ेंगे वही पूछेगा। तो जो आप पढ़ चुके उसको छोड़िए, वो तो एक अलग केस था, वो बेस था, आपको स्टैटिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए था। लेकिन एग्जाम में वही आएगा ये भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए यूपीएससी के एग्जाम में बहुत स्ट्रेस लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज़ अल्टीमेटली आता ही नहीं है। सबसे अच्छी बात इसकी यही है। आप एग्जाम देंगे, एग्जाम जब देने के बाद निकलेंगे तो आप ये नहीं फील करेंगे कि मुझे वो पोर्शन पढ़ लेना चाहिए क्योंकि उस पोर्शन से क्वेश्चन पूछ दिया है। ऐसा रिग्रेट किसी को नहीं होता। पीसीएस एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ऐसा होता है, क्योंकि जो आपके नोट्स में क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो अगर आप नहीं पढ़ के जा रहे तो आपको रिग्रेट होता है कि अगर मैं पढ़ लिया होता तो इस क्वेश्चन को अच्छे से बना दिया होता। लेकिन यूपीएससी के गेम में ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब है 16 जून, एक एग्ज़ाम, इसको बोलते हैं डी डे। इस दिन की स्ट्रेटजी को डिस्कस करना है। 16 जून में क्या कर सकते हैं? शुरुआत हम सुबह से करते हैं। सुबह में आपको क्या करना चाहिए? चूंकि आपका एग्ज़ाम जो है, टाइमिंग क्या है? एग्ज़ाम की टाइमिंग है 9:30 और बोला गया है कि 10 मिनट पहले आपको सेंटर पे रीच करना है। ठीक है, 10 मिनट पहले आपको हर हाल में पहुंचना है। अगर ज़्यादा लेट करेंगे तो आप अलाउ ही नहीं करेगा उसको, फिर आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो टाइमिंग इतना है, तो कोशिश कीजिए, एडमिट कार्ड पर अपना सेंटर वगैरह देख लीजिए। सेंटर अगर बहुत दूर है तो आप एक दिन पहले जाके भ्रमण कर लीजिए, देख लीजिए कि मेरा सेंटर कहाँ पर है, लोकेशन क्या है, वहाँ पर खाने पीने की क्या सुविधा है, क्या फैसिलिटीज़ है। अगर एक दिन पहले अगर आप सेंटर देख चुके हैं, एग्जाम से पहले आप सेंटर जरूर देख लीजिए, 2-3 दिन पहले, जब भी आपको टाइम मिलता है। एग्जाम के दिन ही अगर जाएंगे सेंटर ढूंढने तो थोड़ा ज़्यादा पैनिक हो जाता है, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। दिल्ली समय मेट्रो समय इतना भीड़ हो जाता है कि ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और टाइम पर पहुंचना हमेशा ये दिक्कत रहता है कि टाइम पर पहुंच पाऊंगा कि नहीं, मेरा सेंटर कहाँ पर है, किन लोकेशन पर है, वहाँ के आसपास का माहौल क्या है, सब कुछ बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पूरे दिन आपको वहाँ रहना है। आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा का तो काम नहीं है। 2 घंटा देंगे, फिर 3 घंटा वेट भी करना है। तो बाहर का माहौल भी अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर पार्क होनी चाहिए, बैठने उठने की सुविधा होनी चाहिए, खाने पीने की सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये सब नहीं होगा तो फिर 3 घंटा कैसे काटेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर सीसेट के पेपर पर इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो 10 मिनट पहले आपको पहुँचना है, सेंटर विजिट कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके एज अर्ली एज आप रूम से निकल जाइए। ताकि आप सेंटर पे टाइम से पहुंच जाइए। इन चीज़ों का तो बहुत ध्यान रखना है। लेकिन जब मॉर्निंग में आप जाने से पहले जो खाना है वो नाश्ता लाइट ही होना चाहिए, हेवी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हेवी नाश्ता आप कर लेंगे, हेवी खाना खा लेंगे, तो एग्ज़ाम में आपको नींद आएगी, तरीके से आपको आलस फील आएगा, लेजीनेस फील होगा, आप दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि वो स्ट्रेस चूँकि काम करने लगता है, काफ़ी प्रेशर फील करेंगे। तो खाना जितना लाइट हो सकते, लाइट होगा तो आप फ्री महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे, आप एग्ज़ाम में ईजिली तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है। तो नाश्ता जितना लाइट हो सकता है उतना लाइट लीजिए, बहुत हेवी नहीं लेना है। लाइट नाश्ता में क्या कर सकते हैं आप? जैसे जूस ले सकते हैं, एक खा सकते हैं, फिर आप पास्ता वगैरह खा सकते हैं, पास्ता पोहा खा सकते हैं, कुछ इस तरह से मिठाई वगैरह ले सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। इसी तरह से लाइट फ्रूट्स आपको इस तरह से खाना है ताकि आपका एक तरह से एनर्जी बनी रहे और ज़्यादा हेवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा। बीच बीच में आप चॉकलेट जरूर ले जाइए, चॉकलेट ले जाएंगे तो थोड़ा दिमाग काफ़ी ठंडा होता है, काफ़ी काम करता है, आपको नींद नहीं आएगा, चॉकलेट का ये फ़ायदा होता है। वो अलाउड होता है, वो आप उसमें खा सकते हैं। तो ये था सुबह सुबह का टाइम। ठीक है, अब देखिए, अब ये सब करते हुए आप पहुँच गए 9:30। देखिए, एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, होता क्या है, एग्ज़ाम का जो दिन है आपका, सिक्सटी जून, और अब हो गया टाइम 9:30, आपके हाथ में पेपर आ चुका है,
अब देखिए, जब तक पेपर नहीं आता है तब तक पैनिक, बहुत स्ट्रेस में होता है कि पेपर कैसा होगा, नहीं होगा, बहुत स्ट्रेस फील करते हैं बच्चे, क्योंकि बहुत तरह के दिमाग में ओवर थिंकिंग चलता रहता है किस तरह से होगा। तो सीधी सी बात है कि आपके एग्जाम में दे में क्या करना है, आपका परफॉर्मेंस पिक होना चाहिए। पिक परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेशन होता है सभी को, लेकिन पिक परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे पेपर आते ही सीधे पैनिक हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, प्रेशर फील करने लगते हैं। और इन चक्रों में क्या होता है, सिली मिस्टेक कर बैठते हैं। और सिली मिस्टेक्स करने की वजह से क्या होता है, जो इजी क्वेश्चन होते हैं, जिसको आसानी से आप बना सकते हैं, वो भी गलत हो जाता है। और जो कट ऑफ होता है यूपीएससी का, जो एक तरह से कट ऑफ क्वालिफाई करने की बात होती है, वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाते इन सिली मिस्टेक्स की वजह से। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे ही पेपर आपके हाथ में आए तो पेपर को देखते रहने के साथ साथ पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस में नहीं आना है, प्रेशर में नहीं आना है। अब मैं बताऊंगा कि कैसे उनको कम कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दिमाग को हमेशा कंपोज, काम, कूल रखना चाहिए। कितना भी प्रेशर आए, आप ये मान के चलिए कि पेपर सबके लिए टफ है। अगर सब बच्चे के लिए टफ है तो आपके लिए भी टफ है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। और आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस कर रखा है, सफिशिएंट नॉलेज आपके पास है, उन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन भी बनेगा। तो जब तक आप कूल फील नहीं करेंगे, रिलैक्स फील नहीं करेंगे, तब तक क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते, उसको एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, उसको सोल्व कर ही नहीं सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब जैसे ही देखिए, जैसे ही पेपर मिल गया आपको, तो पेपर मिलते ही आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू मत कर दीजिए। वैसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर पेपर मिला 1 से स्टार्ट कर दिया, बनाना शुरू कर दिए। उसमें क्या होगा, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि 10 मिनट अगर आपको ज़्यादा लगता है तो 5 मिनट आप क्वेश्चन को फ्लिप करना शुरू कर दीजिए। देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का रेंज क्या है, उसका जो लेवल क्या है, उसका जो टफनेस है उस किस टाइप का है, उन पर फोकस कीजिए, उनको समझिए, उसको थोड़ा सा आइडियलाइज कीजिए। आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के उसमें आए हुए हैं, क्वेश्चन का लेंथ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, डेप्थ क्या है, जो उसका लैंग्वेज है, लैंग्वेज किस टाइप का यूज़ किया गया है, किन सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इन चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जैसे ही आपको पता लग गया, आइडिया लग गया कि क्वेश्चन आपके रेंज में है, मतलब बहुत टफ नहीं है, बहुत अलग नहीं पूछा गया है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। आप अपने थोड़ा अंदर फील करेंगे कि अब मैं अब रिलैक्स हूँ, अब मैं अच्छे तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकता हूँ। तो आप शुरू कर सकते हैं। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन कैसे हल करना है, उसके 2 स्ट्रेटजी बताया था। कि बहुत लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और 3 राउंड तक लेके चलते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। बहुत लोग करते हैं जो उसका स्ट्रेंथ एरिया है, सब्जेक्ट वाइज करते हैं। पहले पॉलिटी उठाते हैं, फिर इकोनॉमी पर जंप करते हैं, उसके बाद ज्योग्राफी पर जाते हैं, फिर इन्वायरमेंट जाते हैं, फिर आप साइंस पर जा सकते हैं, करंट अफेयर्स सेक्शन पर जा सकते हैं। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उस हिसाब से आप चीज़ों को बांट लीजिए, चीज़ों को अलग अलग कर लीजिए, फिर उसके हिसाब से आप डिस्कस करिए। ठीक है, तो वो चीज़ें वहाँ पर काम करती है। ठीक है, देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से मैं बात करता हूँ कि ये कैसे होता है, फिर मैं स्ट्रेटजी एक बना के आपको दूंगा। देखिए 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो अभी यूपीएससी का जो रिकॉर्ड रहा है, अभी तक यूपीएससी ने 4 टाइप्स क्वेश्चन पूछे हैं। और वो कौन कौन है, सबसे पहला जो होता है वो एसर्शन रीजन वाला, इसको बोलते हैं AR। देखिए एसर्शन रीजन। दूसरा जो टाइप है वो डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा। डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप ध्यान रखिए, मैं ऑप्शन के बेसिस पे कह रहा हूँ कि किस टाइप के ऑप्शंस होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेमिंग होते हैं, उसके टाइप्स के हिसाब से देखें। अगर ब्रेक करेंगे तो यूपीएससी ने अभी तक 4 टाइप के क्वेश्चन ही पूछा है, और उन्हीं 4 टाइप में आपको ब्रेक करके मैं बताऊंगा कि किन सेक्शन को ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन आपके लिए ज़्यादा ईजिली हो सकता है। तो पहला टाइप क्या था, एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन पूछता है। दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तीसरा टाइप होता है जो अभी बहुत पूछ रहा है, वो फ्लिपी ऑप्शन वाले, फ्लिपी नहीं तो फैंसी ऑप्शंस जिसमें होते हैं, जिसको समझना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है, उस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। कैसे होता है सबका एग्जांपल मैं डिस्कस करूंगा, पहले मैं लिख देता हूं। और लास्ट जो टाइप्स दिखाई पड़ता है, तो यूपीएससी का ये फेवरेट है, मिक्स्ड ऑप्शन, जो अभी नहीं आता है लेकिन पहले बहुत आते थे। मिक्स्ड ऑप्शंस करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। अब देखिए यही 4 टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी हर साल पूछती रही है, उससे में इसका वेटेज अलग अलग हो जाता है। जैसे अब पहले क्या था, पहले मिक्स टाइप के ऑप्शन ज़्यादा होते थे, लेकिन अब उसको चेंज करके जो फैंसी ऑप्शन है, फ्लिपिंग ऑप्शन है, वो ज़्यादा रहते हैं। फिर उसके बाद एसर्शन रीजन का भी वेटेज काफ़ी बढ़ता जा रहा है। एक आध क्वेश्चन आपको डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन भी दिख जाएंगे। तो उस तरह से एसर्शन रीजन क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसको देखना है तो एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे ये है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहले कथन 1 दे दिया है, फिर इस तरह से, फिर कथन 2 दे दिया है, फिर इस तरह से, फिर आपको चुनना है इसमें से कौन सही है। इंग्लिश में देखेंगे तो इस तरह से, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, फिर आपको चुनना है। एसर्शन रीजन के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अगर इस दोनों में से अगर आपको एक भी पता चल गया कि कौन गलत है,
अगर इतना आपने छांट लिया तो आंसर आ जाता है, क्योंकि किसी एक ही ऑप्शन में आपको दिखेगा। जैसे पहला गलत है तो पहला गलत आपको यहीं दिखेगा, इसी में, तो आंसर ये आ जाएगा। अगर मान लीजिए दूसरा गलत है तो दूसरा गलत आपको इसी में दिखेगा, आंसर आ गया। बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं अगर आप ठीक से चीज़ों को पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, तो पहला टाइप हो गया असर्शन रीजन। दूसरा टाइप बताया था डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, मतलब ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन होते हैं। जैसे ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है, और आपको चुनना है कैमरून है कि नाइजीरिया है कि दक्षिण सूडान है कि युगांडा है। इस टाइप्स को आपको देखना है और सिलेक्ट करना है कि कांगो बेसिन का कौन सा पार्ट है, उसको डिस्कस करना है, उसको समझना है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शंस है, बहुत ट्रिकी नहीं है, बहुत फैंसी ऑप्शंस नहीं है, बहुत मिक्स टाइप का भी नहीं है। आप केवल स्टेटमेंट पढ़िए, उससे कुछ निकल रहा है, उसको बेसिस पर आप ऑप्शन को क्लिक करिए। जैसे यही था कि सार्वत रूप से विधि की सम्यक प्रक्रिया, देख रहे हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन का ही एग्जाम्पल है। डायरेक्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान होते हैं इस टाइप के। अगर आपको पता है तो चीज़ें एक लाइन में ही क्लियर हो जाती है, बहुत घुमाना नहीं पड़ता। तो दो टाइप से पढ़ लिया, असर्शन रीजन, डायरेक्ट क्वेश्चन। तीसरा टाइप होता है जो बताया था फैंसी टाइप का, जिसमें फैंसी ऑप्शन होता है। जो अब 2022 में था कुछ क्वेश्चन पूछा, लेकिन 2023 में लगभग लगभग 47 क्वेश्चन फैंसी ऑप्शन थे, अब इस टाइप के थे। फैंसी ऑप्शंस मतलब ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन, जो पेयरिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल थ्री, इस तरह से जो ऑप्शंस बना के देता है। कितने कथन सत्य है, देख रहे हैं, हाउ मैनी स्टेटमेंट, हाउ मैनी पूछ रहा है, नंबर्स पूछ रहा है आपसे, कितने कथन सही है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट पूछ रहा है। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स राइट की बात कर रहा है, कितने कथन सत्य है। तो ये जो हो गया, ये इसको बोलते हैं फैंसी ऑप्शंस। फैंसी ऑप्शंस को बनाकर, और ये 2023 का क्वेश्चन है। 2023 के क्वेश्चन में देखा जाए पेपर में लगभग 47 क्वेश्चन इस टाइप के थे। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप क्वेश्चन के टाइप को समझिए। अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का स्ट्रेंथ है, बहुत मजबूती है, बहुत आसानी से बना लेते हैं, तो समझिए फिर आपके बल्ले बल्ले आप इजीली कटऑफ को क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है इस बार, पिछले बार 47 था, इस बार हो सकता है 50 प्लस हो जाए, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो नंबर है वो ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस तरह से होते हैं। तो तीन पकड़ लिया, एक असर्शन रीजन, एक डायरेक्ट क्वेश्चन, एक फैंसी ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे। चौथा है मिक्स टाइप का, जो अब बहुत कम पूछ रहा है, नहीं के बराबर है। इस टाइप के, जैसे ये ऑप्शन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है, और 1 and 2 है, 1 to 4 है, 3 and 4 है, 3 है, इस टाइप के ऑप्शंस होते थे जो मिक्स टाइप के दिखाई पड़ते थे, जो अब नहीं के बराबर पूछ रही है यूपीएससी। इस टाइप के क्वेश्चन भी बनाना बहुत आसान होता था। अगर इसमें से कोई एक ऑप्शन आप छांट पाट रहे हैं, जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो ये इजीली क्रॉस हो जाएगा अगर 2 स्टेटमेंट सही नहीं है। मैं फिर अगर मान लीजिए 3 छांट पा रहे हैं कि 3 नहीं होगा, तो 3 इसमें है, 3 इसमें है, ये कट हो गया, बाकी 2 50-50 आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन को बना सकते थे। तो मिक्स टाइप के भी ऑप्शन काफ़ी आसान हो जाते थे, और इसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। तो ओवरऑल चारों टाइप को मैं डिस्कस कर लिया, और चारों टाइप में जब डिस्कस करने के बाद क्या कंक्लूजन निकला कि असर्शन रीजन, फिर डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन, और जो मिक्स्ड ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ईजी टाइप के होते हैं। यानी बोल सकते हैं कि जो ईजी क्वेश्चन होता है, ईजी क्वेश्चंस जो हो रहे हैं वो असर्शन रीजन के हो रहे हैं, प्लस डायरेक्ट ऑप्शंस की वजह से हो रहा है, प्लस जिसमें मिक्स्ड ऑप्शन का प्रयोग हो रहा है, ये इस टाइप से है। ये इजी क्वेश्चन है। और जो टफ क्वेश्चन जो बना दे रहा है, उसमें है जो फैंसी ऑप्शन वाले स्टेटमेंट है, मतलब पेयरिंग ओनली, जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट की बात कर रहा है, ये काफ़ी टफ हो जाता है। और अगर मैं यूपीएससी 2023 के एनालिसिस की बात करूँ तो जो इजी क्वेश्चन थे, लगभग लगभग 43 क्वेश्चन इस कैटेगरी में आ रहे थे, और लगभग लगभग 57 क्वेश्चन इस कैटेगरी में थे। यानी अगर 43 क्वेश्चन इजी टाइप के क्वेश्चन है, तो आपका सबसे ज़्यादा टारगेट होना चाहिए इस टाइप का इसमें, और इसी में सबसे ज़्यादा आपको रिस्क भी लेनी चाहिए। सबसे ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप इसमें लीजिए, इजी टाइप के क्वेश्चन में। जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उस कैटेगरी को टारगेट करिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको बनाइए।
जो दूसरा वाला सेक्शन है टफ क्वेश्चन फैंसी ऑप्शन वाले में, इसके ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पाते। लेकिन मैंने आपको बताया था कुछ ट्रिक्स, मेथड, कुछ एलिमिनेशंस, इन चीज़ों को प्रयोग करके आप इसको ईजिली बना सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को समझिए, उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ क्लूज़ है, कुछ मेथड्स है, कुछ ट्रिक्स है, कुछ उसमें से एलिमिनेट हो पा रहा है, कुछ आप उसको समझ पा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आप इन चीज़ों को ईजिली समझ रहे हैं तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँच सकते हैं। और ये जो दूसरा कैटेगरी है टफ क्वेश्चन वाला, उसको भी ईजी बना सकते हैं। लेकिन जो पहला कैटेगरी है, पहला कैटेगरी तो बहुत ईजी होता है। अगर आप उसको अच्छे से, ईजी और मॉडरेट वाला उसमें आ सकता है। तो अगर आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके बना रहे हैं तो पहले जो 43 वाले क्वेश्चन जो है, आप इसमें मैक्सिमम रिस्क लीजिए, जितना रिस्क ले सकते हैं, जितना क्वेश्चन बना सकते हैं उसको बनाइए। उसके बाद बच जाता है पेयरिंग वाला, इस तरह से फैंसी ऑप्शन वाला। और इसमें भी आपको ट्रिक्स, मेथड, ट्रिक्स, टेक्निक ये सब यूज़ करके क्वेश्चन को एलिमिनेट करना, क्वेश्चन को बनाना है। आप अगर इतना कर पा रहे हैं तो समझिए आप एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की ओर बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन बनाने के लिए, जो एग्जाम निकालने के लिए जो कट ऑफ होनी चाहिए इसकी, आप वहाँ तक ईजिली पहुँच सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखिए, ठीक है। तो इसलिए जैसे ही पेपर आपके हाथ में आ जाएगा तो आप पहले देख लीजिए, अगर शुरुआत से क्वेश्चन बना रहे हैं तो अगर जो इजी वाले कैटेगरी वाले क्वेश्चन है, आप उनमें तो रिस्क लीजिए, कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करिए, कुछ ना कुछ ट्रिक करिए और उसको फिल करते हुए आगे बढ़िए। जो टफ क्वेश्चन हो जाता है उसमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में उसको फाइनल कीजिए। पहले रीडिंग में फाइनल मत कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत कन्फ्यूजन भी हो जाता है, बहुत टफ भी हो जाता है, क्लूज नहीं मिलता, कुछ कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते आप, कुछ वहाँ से इन्फॉर्मेशन जितना मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिल पाता, इसलिए कन्फ्यूजन की स्थिति भी उतना ही अधिक होता है उस क्वेश्चन में। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है कि आप एक चीज़ों को पहचानिए कि स्ट्रेटजी हमारी हमारी क्या रहनी चाहिए, उनकी दिशा में किस तरीके से आगे प्रोसेस करना है, आगे को आगे बढ़ना है, उसको समझना है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन हो गया, ये टफ क्वेश्चन हो गया, दोनों चीज़ों को मैंने डिस्कस कर लिया, चीज़ों को समझ लिया। तो ये तो हो गया जीएस का। अब बात करते हैं सी सेट। अब देखिए, सबसे ज़रूरी है कि जैसे ही जीएस का पेपर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको 3 घंटा का गैप मिलता है। और इन 3 घंटे के गैप को जितने अच्छे से आप यूटिलाइज़ करेंगे, आप यकीन के मान के चलिए कि सी सेट का पेपर आप उतना ही अच्छा जाएगा। बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। और बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है कि जो 3 घंटा का जो गैप है उसमें आप जीएस के बारे में कोई डिस्कशन किसी से मत करें। कोई डिस्कशन करना ही नहीं। पेपर आपका कितना भी खराब गया, आपको कितना भी फील हो रहा है कि मेरा तो पेपर एक तरह से ब्लंडर हो गया, डिजास्टर हो गया, बकवास है, कुछ नहीं होने जा रहा है, इसलिए शीशे में बैठने का मन नहीं कर रहा, इतना थिंकिंग करना ही नहीं, इतना सोचना ही नहीं है, किसी के साथ डिस्कस करना ही नहीं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि किसका आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि कन्फ्यूजन सभी को है। तो फालतू में आप डिस्कस करके डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपको एक तरह से डिमोरलाइज हो जाएगा कि वो क्वेश्चन का ऑप्शन मैंने कुछ और मारा और मेरा गलत है, उसका सही है। ऐसा नहीं है, आपका सही हो सकता है, उसका गलत हो सकता है, इसलिए डिस्कस करने का कोई पॉइंट बचता ही नहीं है। 3 घंटा को बेस्ट यूटिलाइज करना है। और बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, आप इन 3 घंटे में से कुछ टाइम आप चाहे तो मैथ्स, रीजनिंग के फार्मूला जो आपने नोट्स बना रखा है, फार्मूला को रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, 1-2 झलक देख लीजिए। और देखने के बाद कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मैथ रीजनिंग के सोल्व कर सकते हैं आप। देखिए, सोल्व करने से क्या होगा, आपका जो माइंडसेट है, जो टेम्परामेंट है, जो अभी जीएस देकर आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। अगर आप 2-3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो तुरंत फ्लिप हो जाएगा, उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। फिर एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता है माइंड को स्विच करने में कि जीएस में सीसेट में आ गया हूँ। अगर ये काम आप गैप में कर लेते हैं, ब्रेक टाइम में कर लेते हैं, इंटरवल टाइम में कर लेते हैं, तो आप इजीली तरीके से, आपका माइंडसेट पहले से ही रेडीमेड तैयार हो जाएगा। फिर आप सीसेट के क्वेश्चन को जब डिस्कस करेंगे, जब बनाएंगे, तो आप इजीली तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं, उसको रोल आउट कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसलिए 3 घंटों को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना जरूरी है। और जरूरी, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, आप रिवाइज कर लिया, 2-3 क्वेश्चन बना लीजिए, 2-3 क्वेश्चन देख लीजिए, एक आध पैसेज को पढ़ सकते हैं, पैसेज को एलिमिनेट करके जो ट्रिक्स एंड टेक्निक है उसको यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका टेम्परामेंट उससे अनुकूल बन जाएगा, टेम्परामेंट आपका चेंज हो जाएगा और सीसेट के अनुकूल आप चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे ही गैप खत्म हो जाएगा तो सीसेट का टाइम आ गया। अब सीसेट में क्या करना है, आपको बताया था कि सीसेट में 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है पैसेज, दूसरा होता है मैथ्स, तीसरा होता है रीजनिंग। ठीक है, पैसेज होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी पेपर आपके हाथ में आ जाएगा तो तुरंत सॉल्व करना शुरू मत करिए, चाहे जीएस में या सीसेट में।
ये बहुत ब्लंडर हो जाएगा कि तुरंत सोल्व कर देंगे, क्योंकि अभी आप पैनिक में है, स्ट्रेस में है और टेंशन फील हो रहा है, एंग्जाइटी फील हो रहा है कि क्वेश्चन किस टाइप का, तुरंत आप बनाने लगे। क्वेश्चन अगर पहला ही क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नहीं बना, क्वेश्चन का टफनेस अगर ज़्यादा हो गया, तो फिर खामखा आप फालतू के स्ट्रेस में आ जाएंगे, डिप्रेशन, डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर आपके आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए ये करना ही नहीं, पहले क्वेश्चन को देखिए, एनालाइज करिए, 5 से 10 मिनट तक क्वेश्चन को दीजिए, फ्लिप करिए, देखिए तो सही किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका लैंग्वेज क्या है, टफनेस क्या है, डेप्थ क्या है क्वेश्चन का। सेम प्रोसेस सीसेट के लिए भी है। सीसेट में आप कम से कम 10 मिनट दीजिए क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के लिए। एनालाइज करने के लिए। और इन 10 मिनट में आप क्या करो, जो आपका स्ट्रेंथ एरिया है, जो मैंने बताया ना कि सीसेट में मैथ रीजनिंग में सबसे जो बेस्ट स्ट्रेटजी होता है कि आप पहले क्वेश्चन छाट लीजिए कि मुझे किन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। शुरुआत से करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो शुरुआत से अगर आप नंबर अरेंजमेंट के हिसाब से करने लगेंगे तो हो सकता है कि शुरुआत का क्वेश्चन बहुत टफ हो, आप बना ही नहीं पाए, आपका सारा टाइम उसी में किल हो जाएगा और बाद में क्वेश्चन ईजी है लेकिन वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पा रहे, क्योंकि टाइम नहीं बचा आपके पास, सारा टाइम आपने पहले क्वेश्चन में डाल दिया, शुरुआत के क्वेश्चन में ही वेस्ट कर दिया। तो इसलिए ऐसे स्टडी का कोई मतलब नहीं बचता। तो क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज करिए और इजी क्वेश्चन को जो है आप पहले मार्क कर लीजिए। मार्क मतलब क्या, कि देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बना सकता हूँ, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ, ये मेरे से इजीली बन सकता है। हर व्यक्ति का अपना कुछ स्ट्रेंथ एरिया होता है, उसी अकॉर्डिंग में क्वेश्चन को छांटता भी है। और मैंने बताया ना कि करीब 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थीम वाइज होते हैं, जो रिपीट होते हैं, जैसे सीरीज टाइप का है, A B C C अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखना था पहले उसको बना लीजिए, क्योंकि उसमें लॉजिक जो ट्रिक है वो एक ही चीज़ का है, एक ही टाइप का है, वो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ढूंढ के पहले बना लीजिए आप। तो मैथ रीजनिंग तो यही करना है कि शुरुआत के कम से कम 1 आवर से लेके 20 आवर्स तक आपको मैथ रीजनिंग पर देना है, कुछ नहीं करना है। मैथ रीजनिंग में जितना क्वेश्चन बना सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश कीजिए बनाइए, और बाद का जो टाइम बच गया है उसमें आप पैसेज बनाइए और कोशिश कीजिए कि पैसेज भी ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सके। टोटल क्वेश्चन मैंने पहले ही बता रखा और अभी भी बताता हूँ कि कोशिश कीजिए सी सेट में 40+ तक बनाए। 40 से नीचे बनाएंगे तो कट ऑफ क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पैसेज मिलाकर आप 40 क्वेश्चन बना रहे हैं और पैसेज में सारा पैसेज आपका सही हो जाए ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जब कोचिंग वालों के क्वेश्चन आंसर में जो आंसर की होता है उसमें इतना डिविएशन होता है, तो आप तो वहाँ पर एग्जाम के हॉल में कुछ ना कुछ माइंडसेट लेके बना रहे हैं, तो आप 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। तो 40+ होना चाहिए और मैक्सिमम आप 50 से 55 तक कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम हॉल में यही स्ट्रेटजी काम करता है और इसी हिसाब से आपको उसको आगे भी बढ़ाना, उसको हिसाब से डिस्कस भी करना है। बहुत पैनिक नहीं होना है। आप हमेशा याद रखिए कि यूपीएससी को बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। हो सकता है कुछ पैटर्न चेंज कर दिया हो सकता है क्वेश्चन का जो लेवल है वो उसको टफ भी कर दिया हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसको आसान बना दिया गया हो। इसलिए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। कोई भी चेंज है वो सभी के लिए, ऐसा तो नहीं है कि केवल आपके लिए है। इसलिए बहुत पैनिक नहीं होना, बहुत स्ट्रेस में नहीं आना, बहुत डरना नहीं है। आप कोई भी लेवल हो, किस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ रहा है, केवल अपने आप को शांत रखिए, ठंडे दिमाग से सोचिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए कि मैं क्वेश्चन को कर सकता हूँ, उसको बना सकता हूँ। जो ट्रिक्स टेक्निक है उसको यूज़ करके क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स। और इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ।